वेलकम टू दिस वीडियो। और इसमें हम जीके के अंदर साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये पार्ट सेकंड रहेगा। पार्ट फर्स्ट में साइंस के बूस्टर डोज में डाल दिया है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें बूस्टर डोज कर रहे हैं किसके लिए? RSM, SSB टेक्नीशियन, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी के लिए। तो हम बूस्टर डोज में टॉप 25 क्वेश्चंस करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो जो कोहरा होता है, आपको दिल्ली के अंदर अक्सर ये न्यूज़ में मिल जाता है। तो जो कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है उसके अंदर क्या होता है? तो गैस के साथ दर मिला होता है, यानी कि पानी की बूंदों के साथ गैस मिली होती है। ये कोहरे में कोलाइडी तंत्र को अभिव्यक्त करता है। नेक्स्ट है कि क्रोमेटोग्राफी तकनीक, जो क्रोमेटोग्राफी तकनीक होती है वो किसमें इस्तेमाल की जाती है? तो वो इस्तेमाल की जाती है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मान लो कोई मिश्रण है, तो उसके अंदर से पदार्थों को अलग करने की जो तकनीक होती है वो क्रोमेटोग्राफी तकनीक कहलाती है। पायस एक कोलाइड होता है। तो जो पायस होता है, पायस के नाम से आपको पता ही चल गया होगा कि मिल्क, ठीक है, मिल्क का एक जो पायस है वो मिल्क का एक ब्रांड भी है, ठीक है। तो द्रव में द्रव का कोलाइड होता है। जो पायस होता है वो द्रव में द्रव का कोलाइड होता है। दूध एक प्रकार का क्या है? तो वो पायस है। पायस क्यों? क्योंकि उसके अंदर, दूध के अंदर द्रव से द्रव का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है कि समुद्री जल को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है? जो समुद्री जल होता है वो पीने लायक तो होता नहीं है, क्योंकि वो खारा जल होता है। तो खारा जो समुद्री जल होता है उसे नमक बनाया जाता है, ठीक है। तो नमक आंदोलन से आपको क्या याद आ रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 को होता है गांधी जी के नेतृत्व में, ठीक है। तो जो समुद्री जल होता है वो किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो वो होती है आसवन विधि द्वारा, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्य तो उपयोग होने वाली वस्तु कौन सी है? तो वो है पारा, वाष्प और आर्गन। आर्गन गैस होती है और पारा वाष्प, ठीक है। पारा एकमात्र धातु है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे ये भी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक है? ठीक है, मतलब गुड कंडक्टर कौन सा है ऊष्मा का, ठीक है। तो आप मुझे ये कमेंट में बताओगे इसका आंसर, ठीक। अच्छा चालक कौन है निम्न में से? ऊष्मा का। करंट का नहीं पूछ रहा है, ये ऊष्मा का पूछ रहा है, ठीक है। चलो मैं ही बता देता हूँ। तो पारा इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पारा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, ठीक है। जो थर्मोमीटर होते हैं उसके अंदर पारा काम में लिया जाता है, जो आपका शरीर के टेम्परेचर को बताता है कि आपके पास आपके कितना बुखार है, ठीक है, कितना फीवर हो रखा है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? ठीक है। तो सामान्य तापमान पर, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया आपको, तो पारा होता है जिसका HG से इंडिकेट करते हैं पारे को, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर नेक्स्ट है कि रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या होती है? तो रासायनिक रूप से जो सूखी बर्फ होती है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का ही रूप होती है, ठीक है। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है वही रासायनिक रूप से सूखी बर्फ होती है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, कई एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है कि आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। तो वो जो विधि होती है वो होती है ऊर्ध्वपातन विधि, ठीक है। जो ऊर्ध्वपातन, ये थोड़ा ऐसे लिखा हुआ है, वैसे लिखता ऐसे है, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा इसको अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया में जो गंदला पानी का उपचार फिटकरी से करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं स्कंदीकरण, ठीक है। इसको थक्का जमाना भी कहते हैं, ठीक है। जो गंदला पानी होता है, अगर उसके अंदर फिटकरी मिला दिया जाता है, जो उसके अंदर जो गंदगी होती है वो फिटकरी के साथ रासायनिक क्रिया करके वो एक कोगुलेशन बना लेता है, ठीक है। और कोगुलेशन बना के या तो ऊपर तैर आता है या नीचे जो धरातल पर, सतह पर बैठ जाता है, जिससे गंदले पानी को शुद्ध किया जा सकता है, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्कंदीकरण कहते हैं। मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देता है, क्यों?
क्योंकि रक्त का स्कंदन कर देता है फिटकरी। आपने देखा होगा जब आप नाई की दुकान पर कटिंग कराने जाते हो, अगर आप गलती से कट जाते हो तो नाई के पास एक ट्रांसपेरेंट कलर का एक पत्थर जैसा होता है, ठीक है, तो वो आपके कटे हुए स्थान पर लगा देता है, ठीक है, तो वहाँ से आपका खून आना बंद हो जाता है, क्योंकि जो फिटकरी होता है वो रक्त का स्कंदन कर देता है, ठीक है, थक्का बना देता है, ठीक है, गाढ़ा कर देता है ताकि वो बाहर ना निकले, ठीक है। नेक्स्ट है कि अशुद्ध कपूर को शुद्ध करने की विधि क्या होती है। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया, ऊर्ध्वपातन द्वारा यानी कि सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन द्वारा अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया जब नहीं है, गलत है, असत्य आ जाए तो उसको सर्किल कर लेना है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है, तो अशुद्ध जल जो प्योरीफाई वाटर होता है वो मिश्रण नहीं होता है, ठीक है, वो प्योर फॉर्म में होता है, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। बाकी ये तीनों वायु में मिश्रण होती है, गैसोलीन भी मिश्रित होता है, एलपीजी भी मिश्रित होती है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि अल्कोहल और जल के मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है, तो वो कौन सी विधि है जिसको जो अल्कोहल और जो जल का मिश्रण होता है उसमें जल को अलग किया जा सकता है, तो वो आसवन विधि द्वारा किया जा सकता है। अल्कोहल से जल को अलग करने की जो विधि होती है वो होती है आसवन विधि, ठीक है। नेक्स्ट है कि पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि जल एवं पेट्रोल अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है, अतः जलता रहता है, ठीक है। कई बार देखा होगा आपने कि जो पेट्रोल होता है वो पानी के साथ घुलता नहीं है, ठीक है, और वो हल्का होने के कारण जल की ऊपरी सतह पर रहता है, ठीक है। कई मूवियों में भी आपने देखा होगा कि पानी के अंदर पेट्रोल डाल के आग लगा देते हैं, ठीक है, तो वो जब तक पेट्रोल ऊपरी सतह पर रहेगा तब तक जलता रहेगा, इसलिए पानी पेट्रोल की आग को बुझा नहीं सकता। इसके लिए अपन क्या यूज में लेते हैं, ठीक है, तो इसके लिए अग्निशमन यंत्र यूज में लेते हैं, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा मूल तत्व है, ठीक है, तो जो मूल तत्व है वो कौन है, तो वो है डायमंड, ठीक है। तो डायमंड इनमें इन चारों में से मूल तत्व है, क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है कार्बन का, ठीक है, कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है। बाकी मिट्टी और संगमरमर और शक्कर जो होती है वो मूल तत्व नहीं है, ठीक है, ये किसी न किसी के ये रॉ मटेरियल से बनते हैं। नेक्स्ट है कि माइका क्या है, तो माइका उष्मा का चालक है और विद्युत का कुचालक है। माइका, ठीक है, माइका से आप क्या समझते हैं, जैसे एक बिल्कुल एकदम खुरदुरी लेस, मतलब खुरदुरापन नहीं होता है माइका के अंदर, बिल्कुल क्लीन सरफेस होती है, जो उष्मा का तो चालक होता है लेकिन विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। तो ये सिलिका से बनती है, सिलिका का इंडिकेशन क्या है, SI से करते हैं, ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है, ठीक है, जो परमाणु होता है तो इनमें से कौन सा, इन चारों में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है, तो वो फोटोन नहीं है, क्योंकि फोटोन तो प्रकाश की यूनिट होती है, ठीक है, प्रकाश का एक फॉर्म होता है फोटोन, इसलिए ये परमाणु का भाग नहीं है। बाकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों ही परमाणु के भाग होते हैं। नेक्स्ट है एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलते हैं, ठीक है, जो एक ही प्रकार के जो परमाणु होते हैं वो किसमें मिलते हैं, तो इसका आंसर आप दोगे कि इन चारों में से कौन सा है, ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलते हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे लिखकर, ठीक है। नेक्स्ट है कि परमाणुीय नाभिक की खोज किसने की थी, तो परमाणुीय नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे। जब दो परमाणुओं के मध्य बॉन्ड या आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, ठीक है। जब दो बॉन्ड आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं तो जो उनकी जो ऊर्जा होती है वो कम होती है, कि उनका जो जुड़ने की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई, ठीक है, तो अब उनको ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, तो वो अपनी ऊर्जा रिलीज कर देते हैं, इसलिए उनकी ऊर्जा कम हो जाती है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन निश्चित करता है, तो जो कोई तत्व होता है उसके रासायनिक गुण कौन निश्चित करता है, तो उस तत्व के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसका रासायनिक गुण निश्चित करता है, ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे। जैसे कि H1, ठीक है, H2, H3 ऐसे, ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण हो जाता है, जो पुरानी किताबें होती हैं आपने देखा होगा कि जो बहुत ही प्राचीन किताबें होती है उनका जो कागज होता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि कागज जो बनता है वो किससे बनता है, वो सेलुलोज से बनता है, और सेलुलोज समय के साथ ऑक्सीकरण हो जाता है सेलुलोज का, इसके कारण जो पुरानी किताबें होती हैं उनका कागज
भूरा हो जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण पुरानी किताबों का कागज भूरा हो जाता है। नेक्स्ट और अंतिम है, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो ये दो तरह के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन वो होता है जिससे आप जैसे मान लो जल को वाष्प में कन्वर्ट कर रहे हो, तो कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो लेकिन वाष्प से वापस जल आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन वो होता है कि एक मटेरियल से दूसरा मटेरियल बन रहा है, ठीक है, तो लेकिन वापस रिवर्स प्रोसेस से वापस जो मूल मटेरियल था वो नहीं मिले अपन को, तो उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो यह भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपके PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।